डियर ऑल, दलित नोट पावर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं चंद्रभान प्रसाद। यह एपिसोड भी पिछले एपिसोड जिसका शीर्षक था कहीं दलित चेतना का पासवर्ड हैक तो नहीं हो गया है, से ही जुड़ा है। और इसे मैं यह कहना चाहूँगा कि कहीं दलित समाज और दलित लीडरशिप के बीच एक टक्कर तो नहीं चल रही है। यह कहने में थोड़ा अजीब लग सकता है, यह सुनने में तो और भी अजीब लग सकता है कि ऐसा क्या संभव है कि जो दलित लीडरशिप है वह दलित समाज को लीड करने की जगह दलित समाज के खिलाफ ही उठ खड़ी हुई है, और दलित समाज और दलित लीडरशिप के बीच में यह टक्कर का दौर चल रहा है। यह इस पर आप सोचिए। हो सकता है मैं और मेरे आर्गुमेंट सही नहीं हो, पर मेरे मन में यह बात आई है तो मैं आप से यह बात शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप देखते रहते हैं, मैं घूमता रहता हूँ, कभी गांव में जाता हूँ। अभी मैं लखनऊ के एक गांव में गया था जहाँ पर करीब 4 या 5 घंटे मैं रहा हूँगा। एक दलित परिवार मेरा होस्ट था और उनके यहाँ बातचीत करने घूमने के बाद मैं एक क्षत्रिय मोहल्ले में गया और क्षत्रिय परिवार से मैं करीब घंटे से ज़्यादा देर तक बात करता रहा। फिर मैं लखनऊ में आया। लखनऊ में एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर से मेरी बातचीत होती रही और कुछ लोगों से बातचीत हुई। बीच में मैं बॉम्बे गया था, उसके पहले आजमगढ़ था, उसके पहले केरल गया था। तो मेरी और जैसी कि मेरी हैबिट है, यह मेरे नेचर में है कि मैं अगर ट्रेन में सफ़र कर रहा होता हूँ तो अगल बगल बैठे लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। मैं अगर फ्लाइट में होता हूँ तो अगल बगल के लोगों से किसी न किसी विषय में मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मैं अभी लखनऊ में एक दलित हमारे एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर पब्लिक सेक्टर से रिटायर हुए, तो करीब 125 या 150 लोगों की उन्होंने पार्टी रखी थी। तो बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स आए हुए थे, तो उनमें से बहुत सारे लोगों के से मुझे बातचीत करने का मौका मिला था। तो मैं जो देख रहा हूँ दलित समाज में, ये मेरा इसके लिए कोई डेटा तो नहीं है, बातचीत का जो आधार है, जब दलित इंडिविजुअल तौर पर मुझसे बातें करता है और जब मैं जॉब, एजुकेशन, फ्रीशिप, स्कॉलरशिप, विदेश जाकर पढ़ाई करना, बिजनेस करना, ये सब बातें करता हूँ, तो इंडिविजुअल तौर पर ये सारे लोग, दलित समाज के लोग, अनपढ़ हों चाहे पढ़े लिखे हों, गांव के हों चाहे शहर के हों,
मुझसे पूरी तरह से सहमत होते हैं। पर जब यही दलित किसी हॉल में, किसी कॉन्फ्रेंस में जब कलेक्टिव रूप से कोई स्लोगन्स करते हैं, कोई विचार करते हैं, तो वहाँ पर उनके विचार और उनके स्लोगन ऐसे होते हैं जिसका संबंध दलित जीवन से नहीं होता है। और इस पर जरा आप विचार करिएगा जब मैं यह कह रहा हूँ कि दलितों के स्लोगन और विचार जब कलेक्टिव रूप से एक्सप्रेस होते हैं तो वह दलित जीवन से संबंधित नहीं होते हैं। दलित जीवन की मेरी परिभाषा है दलितों का स्कूल में दाखिला। स्कूल में दाखिले के समय फ्री सीट यानी बिना पैसे का एडमिशन हो जाए। हम लोगों के समय प्राइमरी में तो कोई फी नहीं लगती थी। कक्षा 6 से 8 तक 10 पैसे या 12 पैसे लगती थी, और उसके बाद भी वही हम नहीं समझते कभी 4 आना 25 पैसा से ऊपर फीस लगी हो। और कक्षा 10 के बाद तो मैंडेटरी रूप से सबको स्कॉलरशिप मिलती है, और इससे निकले हुए लोग जो एजुकेशन में गए हैं, यही दलित जीवन है। इसके पहले का जो दलित जीवन है वह किसी के ऊपर डिपेंडेंसी का जीवन था। दलित किसी के ऊपर कोई न कोई दलित का स्वामी होता था, जो हरवाहे थे, जो चरवाहे थे, जो दलित जमींदारों के यहाँ काम करते थे, दलित पुरुष, महिलाएं, बच्चे, इनका स्वामी कोई और होता था। यह दलितों का अपना चुना हुआ जीवन नहीं होता था। ये दलितों जो दलित जिन पेशों में हैं, यह दलितों की इच्छा से, उनकी मर्जी से ये पेशे नहीं चुने गए थे। तो ये दलित जीवन है। लेकिन दलित जीवन की जो व्यक्तिगत रूप से जो समस्याएं हैं, जैसे मैं किसी भी दलित लोगों के बीच परिवारों में जाता हूँ, बातचीत होती है, तो उसमें सबसे बड़ा एक मुद्दा आजकल शादियों का उभर कर आ रहा है। दलित मिडिल क्लास के बीच खास तौर पर कन्याओं की, डॉटर्स की शादी अच्छे ग्रूम की तलाश एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आती है। अब जो दलित मिडिल क्लास, जिसकी अगर हम परिभाषा करें तो दलित क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 तक के ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सिविल सर्वेंट्स, इंस्पेक्टर्स, बैंक मैनेजर्स, ये सब लोग मिलकर दलित मिडिल क्लास बनते हैं, जो करीब 30 से 40 लाख के बीच जिनकी संख्या होगी। इन दलित मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत के पब्लिक सेक्टर से पैदा हुआ है, जो पब्लिक सेक्टर में नौकरियां करने गए, और इन पब्लिक सेक्टर की संख्या 250 से ऊपर है। जो फंक्शनल पब्लिक सेक्टर हैं, जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल, सेल, एनटीपीसी, इस तरह की जो तमाम बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर की संगठन हैं, इन्हीं में से दलित दूल्हे पैदा होते थे। यानी इन्हीं में लोग, दलित समाज से हजारों हजार लोग ऑफिसर बनते थे, और दलित मिडिल क्लास जो ऑफिसर थे या जो लगभग ऑफिसर थे, क्लास 3 की पोस्ट में भी
जैसे इंस्पेक्टर का पोस्ट क्लास 3 में आता है, तो ये लोग भी दलित मिडिल क्लास के हिस्से थे। तो ये अपनी डॉटर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए जो शादियां ढूंढते हैं, तो दलित संभावित दूल्हा सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए या प्राइवेट सेक्टर में कहीं टॉप एमएनसीज में यानी मल्टीनेशनल में वह नौकरी कर रहा हो, आईटी सेक्टर में, या आईएम से, आईआईटी से निकला हो, जो पब्लिक जो एमएनसीज में काम कर रहा हो, या भारत की जो बड़ी आईटी कंपनीज हैं उनमें काम कर रहा हो। पर मूलतः दलित समाज मिडिल क्लास जो है सरकारी नौकरी और पब्लिक सेक्टर का प्रोडक्ट है। तो अगर इसमें रिक्रूटमेंट कम हो गया तो फिर दलित दूल्हा कहाँ से आएंगे? तो निजी बातचीत में दलित मिडिल क्लास के लोग इन सारी समस्याओं को बताते हैं, पर मैं अपने जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उनसे यह पूछना चाहूँगा, क्या कभी आपने कोई ऐसी गोष्ठी, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार आदि अटेंड किया है जिसमें दलित मिडिल क्लास के बीच दूल्हों की कमी पर कोई बहस हुई हो, या इस समस्या को एड्रेस करने के लिए कोई कॉन्फ्रेंस या सेमिनार आयोजित किया गया हो? लखनऊ में, पटना में, कलकत्ता में, गाजियाबाद में, दिल्ली में, बॉम्बे में, चेन्नई में, कोयम्बतूर में, आदि आदि, अहमदाबाद में, नागपुर में, कोल्हापुर, सोलापुर में। तो यह दलित समाज के लोग इन सारी बातों पर मुझसे सहमत होते हैं, पर दलित जब कलेक्टिव रूप से कोई रिफ्लेक्शन करता है, कोई एक्सप्रेशन करता है, कोई नारा लगाता है, कोई विचार रखता है, तो उसमें दलित जीवन से संबंधित चिंताएं दिखती नहीं हैं। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो इसके पहले का जो पहले का वीडियो है कि कहीं दलित चेतना का पासवर्ड हैक तो नहीं हो गया है, उसी से जुड़ा यह भी एपिसोड है कि कहीं एक्सटर्नल फोर्सेज द्वारा दलित चेतना में जो नए विचार इंजेक्ट किए हैं, खास तौर से दलित लीडरशिप की चेतना में जो बाहरी विचार अंदर आया है, तो दलित लीडरशिप को दलित समाज के खिलाफ खड़ा कर दिया है। ऐसा बहुत बार हुआ है। आपने सुना होगा सिकंदर और पोरस के बीच जो लड़ाई चल रही थी, तो पोरस के पास बहुत सारे, झेलम के आसपास कहीं लड़ाई हुई होगी, हाथियां थीं युद्ध में, और जब सिकंदर की सेनाओं ने हाथियों पर तीरों से वार करना शुरू किया, खास तौर से हाथियों की आंखों को निशाना बनाना शुरू किया, तो वह हाथी अपने ही सैनिकों को कुचलते हुए पीछे भागने लगे। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कि अभी आपने ईरान और इजराइल के बीच युद्ध में देखा होगा, बहुत सारे ईरान के टॉप मिलिट्री लीडरशिप को, टॉप साइंटिस्ट्स को ईरान के लोगों के भीतर से ही निकले लोग मार डाले। यानी इजराइल ने ईरानी नागरिकों का ही इस्तेमाल ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स और आर्मी
लीडरशिप को तबाह कर दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी एक्सटर्नल फोर्स ने, मेरा शक तो आरएसएस पर जाता है, क्योंकि जो बातें आरएसएस करता है, पुराना जमाना अच्छा था, कास्ट में सुंदरता भी तो ढूंढिए, सब कुछ खराब थोड़े ही है, सबको अपनी अपनी काम की जिम्मेदारी थी। आप ब्राह्मण हैं तो आप रिचुअल्स करवाइए, पूजा पाठ कराइए, समाज में एक कल्चरल डिसिप्लिन बनी रहे। वेद पुराण पढ़िए, उनका काम ये था। क्षत्रिय लोगों का काम डिफेंस, सेना बॉर्डर का डिफेंस करना था और प्रशासन करना था। वैश्य लोगों का काम जो है ये जो है बिजनेस करना था। शूद्र लोगों का काम कृषि करना और सेवा करना था, और अनटचेबल का काम सारे लोगों की सेवा करना था और उन कामों को करना था जिसको समाज हिकारत की नज़र से देखता है। तो यह दलित इंडिविजुअल चेतना और दलित कलेक्टिव चेतना के बीच मैं एक टक्कर देख पा रहा हूं, जिसमें दलित लीडरशिप दलित समाज के खिलाफ खड़ी हो गई है। और इसीलिए जो भी दलित इंटरेस्ट्स की बात करता है उसे इग्नोर तो किया ही जाता है, कुछ लोग उसको उसके खिलाफ अपशब्द भी बोलते हैं। यानी कि चंद्रभान प्रसाद ये बातें, स्कॉलरशिप, वजीफा, ये छोटी छोटी बातें क्यों करते हैं, और गाली भी देने लगते हैं मुझे। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया कि अंबेडकर नामा में हम लोगों ने एक डिबेट किया कि दलित प्रोग्रेस का मार्ग क्या है, राजनीति है या एजुकेशन। जाहिर है जो बाबा साहब अम्बेडकर को थोड़ा सा भी मानता है वह कहेगा कि बाबा साहब का पहला सूत्र एजुकेशन है। पर उस एपिसोड को आज 12 जुलाई को जारी हुआ था, 3000 से भी कम लोगों ने देखा है। इसका मतलब कि एजुकेशन दलित चेतना में कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं अदा करता है। इस पर तो मैं सोच रहा हूं, आप भी सोचिए। आज लोकतंत्र का जमाना है, आप इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाके गाली देना चाहें तो गाली दीजिए, क्योंकि हम जिस समाज में पैदा हुए हैं, इस समाज से निकले लीडर्स को मैनिपुलेट करना, खरीदना बहुत मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारे दलित, कुछ को तो मैं जानता हूँ बाय नेम, ट्विटर पर हैं, जो एक ग्रुप ने तो अभियान चलाया मेरे खिलाफ। आपको मालूम नहीं, चंद्रभान प्रसाद ने मेरे दोस्त से 1000 रुपया चंदा मांगा था। जो ये बातें वो लोग कह रहे हैं जो चंदे पर ही जिनका जन्म हुआ है, जो संगठन चलाए चंदे पर ही। तो दलितों के एजुकेशन और अधिकार पर बात करने वाले के खिलाफ एक फौज खड़ी हो जाती है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, इस पर आप विचार करिए। गाली देना हो तो गाली दीजिए, प्रशंसा करना हो तो प्रशंसा करिए, प्रशंसा भी मत करिए। कम से कम ये सोचिए कि कहीं जिसको आप अपना लीडर मानते हैं, लीडर का मतलब MP MLA ही नहीं, लीडर का मतलब दलित इंटेलेक्चुअल भी आपका लीडर है, दलित NGOs भी आपके लीडर्स हैं, दलित पॉलिटिशियंस भी आपके लीडर्स हैं जो MP MLA नहीं है, दलित पॉलिटिकल पार्टीज भी आपकी लीडरशिप करती हैं। तो कहीं अक्खा दलित लीडरशिप दलित मिडिल क्लास के खिलाफ तो नहीं खड़ी हो गई है।
यह वीडियो अगर आपको उचित लगे तो अपने दोस्तों के बीच इसको आप फॉरवर्ड करिए, सर्कुलेट करिए और दिए हुए बैंक अकाउंट नंबर पर कंट्रीब्यूट करिए, ताकि इस नई किस्म की बहस को हम आगे जारी रख सकें। जय भीम, जय भारत।